नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं। जी इरादे के साथ जीना। हाँ। ये सुनने में अच्छा लगता है, पर इसका मतलब क्या है? मतलब कैसे अपनी जिंदगी को हम सचेत होकर अपने हिसाब से जिएं, ना कि बस यूं ही कटती रहे। बिल्कुल। और इसी को समझने के लिए हमने कई अलग अलग स्रोतों को खंगाला है। कुछ प्रैक्टिकल गाइड्स हैं, साइकोलॉजी के लेख हैं, पर्सनल डेवलपमेंट पर भी काफी कुछ है। अच्छा। और कुछ एकेडमिक नजरिए भी हैं। तो कोशिश यही है कि इसके असल मतलब को समझें और देखें कि इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जा सकता है। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। ये इरादे के साथ जीना, इंटेंशनल लिविंग, हाँ। आखिर है क्या चीज? कोई गोल है जो अचीव करना है? नहीं, देखिए, ये कोई मंजिल या डेस्टिनेशन नहीं है। ओके। ये तो एक तरह का सफर है, एक प्रोसेस है जो चलता रहता है। इसमें क्या जरूरी है? सेल्फ अवेयरनेस, मतलब खुद को जानना। ठीक है। इस सोच समझ कर चॉइस लेना, लगातार सीखते रहना, और हाँ, खुद पर थोड़ी नरमी बरतना भी जरूरी है। गलतियां होंगी ही। मतलब ये ध्यान देना कि हम जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। बिल्कुल। ये उस चीज के बिल्कुल उलट है जिसे हमारे स्रोत ड्रिफ्टिंग या भटकाव कहते हैं। हाँ, ये शब्द मैंने भी देखा, ड्रिफ्टिंग, मतलब बस बहते जाना। हाँ, जैसे बिना ज्यादा सोचे समझे, या तो बाहरी दबाव में, या बस पुरानी आदतों के हिसाब से चलते रहना। और स्रोत कहते हैं कि इससे अक्सर एक खालीपन सा महसूस होता है ना, एक असंतोष। सही कहा। एक थेरेपिस्ट है सारा नॉर्मंडन, वो इसे कहती हैं कि ये अपने अनुभवों, अपनी इच्छाओं, अपने लक्ष्यों के प्रति ईमानदार होना है। अच्छा। माने दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबने के बजाय ये देखना कि हमारे लिए क्या मायने रखता है, हमारे अपने मूल्य क्या हैं। और ये बात भी ध्यान रखने वाली है, जैसा आपने कहा, और स्रोत भी बताते हैं कि ये कोई परफेक्शन वाली चीज नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि जीवन के हर पहलू में एकदम परफेक्ट हो जाना है। हाँ, ये धीरे धीरे जिंदगी के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में थोड़ी सजगता, थोड़ा इरादा लाने की कोशिश है। छोटी शुरुआत भी ठीक है। सही। तो अब सवाल यह है कि ये कोशिश करें ही क्यों? इसके फायदे क्या हैं? हाँ, ये जरूरी सवाल है। देखिए, एक बड़ा फायदा जो स्रोत बताते हैं वो है मेंटल क्लैरिटी, मानसिक स्पष्टता। जी। और एक तरह की रेजिलियंस, यानी मुश्किलों से जूझने की ताकत। जब हम इरादे से जीते हैं तो सोच ज्यादा साफ होती है, फोकस बेहतर होता है, और मुश्किल हालात में हम ज्यादा टिक पाते हैं। अपने फैसलों पर ज्यादा कंट्रोल महसूस होता है। ये तो समझ आता है। और इसका असर सिर्फ हम पर ही नहीं, हमारे रिश्तों पर भी तो पड़ता होगा। बिल्कुल पड़ता है। जब हम रिश्तों में, चाहे वो दोस्ती हो, परिवार हो या काम की जगह हो, सोच समझकर अपने मूल्यों के हिसाब से पेश आते हैं तो रिश्ते ज्यादा गहरे होते हैं, ज्यादा मजबूत। हाँ, ज्यादा भरोसे वाले बनते हैं, हम ज्यादा प्रेजेंट रहते हैं, ज्यादा कनेक्टेड महसूस करते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो मुझे पढ़ने को मिली, साइकोलॉजी टुडे के एक लेख में था शायद, कि जीवन में एक मकसद, एक पर्पस होने से सेहत भी बेहतर होती है। हाँ, ये स्टडीज में पाया गया है। बेहतर स्वास्थ्य, कम बीमारियां और यहाँ तक कि लंबी उम्र से भी इसका संबंध देखा गया है। वाह। और अगर इसका उल्टा देखें तो बिना दिशा के जीने यानी भटकने के अपने नुकसान भी हैं। जैसे कि कंफ्यूजन रहना, समय की बर्बादी, शायद पैसों की भी, और बाद में अफसोस होना, पछतावा कि काश कुछ और किया होता। हाँ बिल्कुल, कि काश चीजें अलग तरह से की होती। तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर असल जिंदगी में कैसे उतारें इसे? मतलब प्रैक्टिकल क्या करें रोज की भागदौड़ में? हाँ, ये सबसे अहम सवाल है। देखिए, शुरुआत होती है सबसे बुनियादी चीज से। ओके। अपने मूल मूल्यों को, अपनी कोर वैल्यूज को पहचानना, वो सिद्धांत जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ये कैसे करें? इसका कोई तरीका? एक तरीका जो स्रोतों में सुझाया गया है वो काफी इंटरेस्टिंग है। ये सोचिए कि आप किन लोगों को एडमायर करते हैं और उनकी किन बातों या किन गुणों की वजह से। अक्सर वो गुण आपके किसी गहरे मूल्य को दिखाते हैं। अच्छा, जैसे अगर मैं किसी की ईमानदारी की प्रशंसा करता हूँ तो शायद ईमानदारी मेरा एक मूल्य है। बिल्कुल। या फिर ये सोचें कि किसी मुश्किल समय में आपके लिए सबसे ज्यादा दांव पर क्या लगा था, कौन सा सिद्धांत आप बचाना चाह रहे थे। ये अच्छा पॉइंट है। ठीक है, मान लीजिए वैल्यूज कुछ साफ हुई, फिर? तो अगला कदम है उन्हें एक विजन में बदलना, भविष्य की एक तस्वीर और एक मिशन यानी उद्देश्य। विजन और मिशन। हाँ, स्रोत एक टेक्निक बताते हैं, भविष्य से पत्र लिखना। भविष्य से पत्र? ये क्या है? कल्पना करना कि आप, मान लीजिए 10 साल बाद के आप, आज के आपको क्या सलाह देंगे अपने अनुभवों के आधार पर। अरे वाह, ये तो मजेदार लग रहा है। इससे दिशा मिलेगी। हाँ, ये दिशा तय करने में मदद करता है। और फिर उस दिशा को रोज के कामों से जोड़ना होगा, है ना? एग्जैक्टली। स्रोत एक प्रक्रिया बताते हैं। पहले वैल्यूज, ठीक है, फिर उन पर आधारित विजन, फिर उस विजन को पाने के लिए लक्ष्य यानी गोल्स, और गोल्स कैसे? स्मार्ट गोल्स। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल। हाँ, स्पेसिफिक यानी स्पष्ट, मेजरेबल यानी नापने योग्य, अचीवेबल यानी हासिल करने लायक, रेलेवेंट यानी आपके विजन से जुड़ा हुआ, और टाइम बाउंड यानी समय सीमा के साथ। ओके, वैल्यूज, विजन, स्मार्ट गोल्स। और फिर आपके रोज के काम यानी आपके डेली एक्शंस इन गोल्स को पूरा करने में मदद करें। तो पूरी चेन जुड़ गई। जी। और एक और चीज है, अपने निर्णय लेने के तरीके में बदलाव लाना। वो कैसे? स्रोत इसे द सीक्रेट पॉज या पवित्र ठहराव कहते हैं। पवित्र ठहराव? हाँ, मतलब कोई भी फैसला लेने से पहले, चाहे छोटा हो या बड़ा, बस एक पल रुकना और खुद से पूछना,
क्या ये मेरे मूल्यों और मेरे विजन के साथ मेल खाता है। रूटीन जो आपके इरादों को सपोर्ट करे। जैसे सुबह उठकर 5 मिनट सिर्फ ये सोचना कि आज का दिन मैं कैसे जीना चाहता हूँ। हाँ, या रात को सोने से पहले दिन भर का जायजा लेना कि क्या मेरे काम मेरे इरादों के मुताबिक थे। और जर्नलिंग का भी जिक्र था। हाँ, जर्नलिंग यानी नियमित रूप से लिखना। ये सिर्फ डायरी लिखना नहीं है, तो क्या है? ये सेल्फ रिफ्लेक्शन का, आत्मचिंतन का बहुत शक्तिशाली तरीका है। स्रोत बताते हैं कि आप इसका इस्तेमाल अपने डर का सामना करने के लिए कर सकते हैं। डर का सामना लिखकर? हाँ, इसे फियर सेटिंग कहते हैं। अपने सबसे बड़े डर को डिटेल में लिखना कि अगर वो सच हो गया तो क्या होगा, उससे कैसे निपटेंगे वगैरह। इससे डर का असर कम होता है। अच्छा। या बस अपने उलझे हुए विचारों को सुलझाने के लिए, क्लैरिटी लाने के लिए भी जर्नलिंग बहुत फायदेमंद है। ठीक है, तो ये सब तरीके हैं इसे प्रैक्टिस में लाने के, लेकिन ये रास्ता हमेशा सीधा तो नहीं होता होगा, रुकावटें भी आती होंगी। हाँ, बिल्कुल आती हैं। 2 तरह की मुख्य बाधाएं होती हैं। कौन सी? एक तो अंदरूनी डर, जैसे फेल होने का डर। हाँ, ये तो होता है। लोग क्या कहेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इसका डर। अनिश्चितता का डर, यहाँ तक कि कभी-कभी कामयाबी का डर भी होता है। कामयाबी का डर? वो कैसे? कि कामयाब हो गए तो जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, संभाल पाएंगे या नहीं, इस तरह का। अच्छा, समझा। ये तो हुए अंदरूनी डर। और बाहरी चुनौतियां? बाहरी चुनौतियां भी कम नहीं है आजकल। सबसे बड़ी तो है डिजिटल डिस्ट्रैक्शन, फोन, सोशल मीडिया। हाँ, और उस पे फोमो का प्रेशर, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि कहीं हम कुछ जरूरी चीज से चूक तो नहीं रहे। और एक वो हर समय बिजी रहने का कल्चर। बिल्कुल, लगातार व्यस्त रहने का एक सामाजिक दबाव सा महसूस होता है। लगता है खाली बैठना या धीरे चलना गलत है। तो इन सब बाधाओं से कैसे निपटें? कुछ रणनीतियां हैं? हाँ, स्रोत कुछ तरीके बताते हैं, जैसे अपनी नेगेटिव सोच को पहचानना और उसे चुनौती देना। इसे कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कहते हैं। सोच को बदलना? जी, और ग्रोथ माइंडसेट अपनाना, यानी ये मानना कि हम मेहनत करके अपनी काबिलियत बढ़ा सकते हैं, ये फिक्स नहीं है। मुश्किल वक्त में खुद पर थोड़ी दया दिखाना, सेल्फ कंपैशन। खुद को कोसना नहीं। और जो चीजें जरूरी नहीं है, जो आपके मूल्यों या विजन से मेल नहीं खाती, उन्हें ना कहना सीखना। ये मुश्किल होता है कई बार। होता है, पर जरूरी है। और आखिर में अपने आसपास का माहौल ऐसा बनाना जो आपके इरादों में मददगार हो, डिस्ट्रैक्शन कम करना। सही। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, हाँ, तो इरादे के साथ जीना एक तरह से एक सचेत, जागरूक और मूल्यों पर आधारित जीने का तरीका है। बिल्कुल, ये हमें दिशाहीन महसूस करने से या भटकने से बचाता है। और बदले में हमें क्या मिलता है? स्पष्टता मिलती है, बेहतर रिश्ते बनते हैं। हाँ, मानसिक मजबूती बढ़ती है और जैसा हमने देखा, शायद बेहतर सेहत भी। इसे अपनाने के लिए अपने मूल्यों को समझना, एक विजन बनाना और अपने रोज के कामों को उससे जोड़ना, और याद रखना कि एक लगातार चलने वाला अभ्यास है, कोई एक बार का काम नहीं। बिल्कुल। तो जाते जाते हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटा सा सवाल छोड़ जाते हैं। जी, जरा सोचिए, अगर आज अभी आपको अपने किसी एक गहरे मूल्य के साथ पूरी तरह से मेल खाता हुआ कोई एक छोटा सा निर्णय लेना हो, सिर्फ एक, तो वो निर्णय क्या होगा? और फिर सोचिए कि उस एक छोटे से कदम का, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे, आपके जीवन पर आगे चलकर क्या असर पड़ सकता है। Stop for a moment and ask yourself, who is writing your story? Is it you? Or is it some hidden force pulling you towards a destination you never chose? But what if I told you the remote control to your life is right here, in your own hands? Life is a beautiful journey, but too often we switch to autopilot. We let days turn into weeks and weeks into years without ever really asking ourselves, is this the life I dreamed of? No, it's time to take the wheel. Today we learn the art of living with intention. This isn't just an idea, it's the power to build a life, not just live one. It's about designing a future that feels truly, authentically yours. So let's begin. Today, you become the author of your story. Imagine a painter with a blank canvas. Every single brushstroke is deliberate. Every color is chosen with a purpose, creating a masterpiece. Living with intention is just like that. You are the artist of your life. Your choices, your actions, these are the colors you use. Without intention, that canvas becomes a messy blur of random splatters. But with it, you become the artist and your life becomes the masterpiece. So, just for a moment, close your eyes, take a deep breath, and ask yourself, if there were no limits, no fear, what would my life look like? What do I truly want? If you've decided today is the day you take back control, take your first step by liking this video.
Share one intention you're setting for yourself in the comments below. Let's build a community of creators. And don't forget to subscribe to join us on this incredible journey. This is more than a journey. It's a homecoming to your true self. It's discovering the power you've always had. When your actions match your values, every day becomes a celebration, and every moment feels alive with purpose. So let the celebration begin. Remember, this is your life. Don't let anyone else hold the pen. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਈ ਸਰੋਤ ਨੇ, ਕੁਝ ਲੇਖ ਨੇ, ਖੋਜਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ। ਮਕਸਦ ਬਸ ਇਹੀ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਿਫਟਿੰਗ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਬਸ ਵਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ। ਅਕਸਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਥੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕੋਪਿੰਗ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਥੋੜੇ ਉਲਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ, ਫालतू ਖਰਚਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਫਸੋਸ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜੀਣ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ? ਸਰੋਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਖਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ, ਇੱਕ ਤਣਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਇਸ ਬੇਮੇਲਤਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਿਸਮੈਚ ਨੂੰ ਹੀ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਸਾਡੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫੋਕਸ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦਾ ਜੁਲਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਰਟਿਨ ਸੈਲਿਗਮੈਨ ਨੇ ਲਰਨਡ ਆਪਟਿਮਿਜ਼ਮ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਜੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਦਲਾਅ। ਪਰ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ਮਰਰਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਠੋਸ ਫਰਕ ਦਿਸਦਾ? ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਾਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਫालतू ਦੀ ਖਪਤਕਾਰੀ, ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚਾ ਘਟਦਾ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤਜਰਬਾ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਜਾਮਾ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਫਾਇਦੇ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਚੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ? ਸਰੋਤ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ, ਸਰੋਤ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਟੂਲ ਕਿਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਲ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਰ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਇਹਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਿਲਚਸਪ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਾ। ਸੋਚੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਿਲੋਂ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਸੌਖਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪਛਾਣ ਲਈਆਂ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਖੋਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਖੋਜਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਵੇਂ? ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕ ਹੈ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ। ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 90 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਰਪੂਰ, ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਲਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ। ਦੱਸੋ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਕਲਿਆ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਇੱਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕਸਰਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਰਫ ਵਿਜ਼ਨ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਲੈਣਾ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਤਰਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ
ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਲ ਆਧਾਰਿਤ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਣ ਯਾਨੀ ਵੈਲਿਊ ਬੇਸਡ ਗੋਲ ਸੈਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਟੀਚੇ ਉਹ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਦੇ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ, ਮਾਈਂਡਫੁਲ ਡਿਸੀਜਨ ਮੇਕਿੰਗ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਰਾਮ ਯਾਨੀ ਕਿ ਦ ਸੇਕ੍ਰੇਡ ਪੌਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ। ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਰਾਮ ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬਸ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਰੁਕੋ, ਇੱਕ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਪਲ ਰੁਕ ਕੇ ਸੋਚਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸੁਣਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਵੀ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੇ। ਕੁਝ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਡਰ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਦਾ ਡਰ, ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਡਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਬਦਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਅ ਵੀ ਨੇ, ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਉਮੀਦਾਂ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਫੋਮੋ ਯਾਨੀ ਕੁਝ ਖੁੰਝ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹਰ ਵੇਲੇ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਲਚਰ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰੋਤ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਵਰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਈਏ? ਹਾਂ, ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਰੋਤ ਇਸ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰੋਥ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਾਂਗ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵਾਂਗ ਦੇਖੋ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫੇਲ ਹੋਣਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਡੇਟਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਵੈ ਦਇਆ ਯਾਨੀ ਸੈਲਫ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਸਖਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਥੋੜੀ ਨਰਮੀ ਵਰਤਣੀ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ, ਸਪਸ਼ਟ ਹੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਨਾ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸਹੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਮੁੱਖ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣਾ ਕੋਈ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਬਣਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਕਿਰਦਾਰ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਅਹਿਸਾਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਲ, ਹਰ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵੀ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਕਸ਼ੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਬਦਲਿਆ ਵੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹੀ ਲਚਕਤਾ, ਇਹੀ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਜੀਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਸੋਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਟੁੰਬਿਆ, ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਇਸ ਹੜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਗਵਾਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ 1 ਮਿੰਟ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਜਿਉਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਡੂੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਛੋਟੇ ਪਰ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮ ਤੋਂ। इसलिए शुरुआत करन दा समा होने। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप अपनी जिंदगी की कहानी में सिर्फ एक किरदार है जिसकी डोर किसी और के हाथ में है? एक अनदेखी शक्ति जो आपको एक अनजान मंजिल की ओर खींचे जा रही है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि आपकी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल आपके ही हाथों में है? जिंदगी एक खूबसूरत सफर है, लेकिन अक्सर हम इसकी ड्राइविंग सीट छोड़कर पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं और जिंदगी को ऑटो पायलट पर डाल देते हैं। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। क्या यही है वो जिंदगी जिसका हमने सपना देखा था? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक मौका है अपनी कहानी खुद लिखने का, अपनी शर्तों पर जीने का। आज हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सकते हैं।
इरादे के साथ जीना सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि एक कला है। ये कला है अपने सपनों को हकीकत में बदलने की। ये कला है अपनी जिंदगी को वो आकार देने की जिसका आपने हमेशा सपना देखा है। तो चलिए आज इस कला को सीखते हैं। आज हम अपनी जिंदगी के ड्राइवर बनेंगे। आज हम अपनी किस्मत खुद लिखेंगे। सोचिए एक पेंटर के बारे में। वो कैनवस पर हर रंग एक इरादे से लगाता है। क्या उसे पता है कि कौन सा रंग कहाँ लगाना है ताकि एक खूबसूरत तस्वीर बन सके? इरादे के साथ जीना भी कुछ ऐसा ही है। आप अपनी जिंदगी के कैनवस पर अपने फैसलों और कामों के रंग भरते हैं ताकि आपकी जिंदगी एक मास्टरपीस बन सके। बिना इरादे के जिंदगी बस बेरंग धब्बों का एक कैनवस बनकर रह जाती है। तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और एक गहरी सांस लीजिए। अब खुद से पूछिए, अगर कोई डर ना होता, कोई सीमा ना होती, तो मेरी जिंदगी कैसी होती? मैं असल में क्या करना चाहती हूँ? अगर आज आपने अपनी जिंदगी की ड्राइविंग सीट पर वापस आने का फैसला कर लिया है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना पहला कदम बढ़ाएं। कमेंट्स में हमें बताइए कि आपका सबसे बड़ा सपना क्या है और इस सफर पर साथ चलने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इरादे के साथ जीना एक ऐसा सफर है जो आपको खुद से मिलाता है। ये आपको सिखाता है कि आप कितने काबिल हैं, कितने शक्तिशाली हैं। जब आप अपने इरादों को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, तो हर दिन एक नया त्योहार बन जाता है। हर पल एक नया उत्सव होता है। तो आइए आज से ही इस उत्सव को मनाना शुरू करते हैं। याद रखिए, आपकी जिंदगी आपकी है, इसे किसी और के हाथों में न सौंपे। Welcome to The Explainer. Today, we are diving into a single shift in your thinking that can honestly change everything. We're talking about the move from just kind of drifting through life to actively living with intention. So, does this question hit home for you? You know that feeling, right? Like you're on autopilot, just reacting to your days instead of actually shaping them, following a script that you never even realized someone handed to you. And look, if that feels familiar, you are definitely not alone. Well, there's actually a name for this state. It's called the modern malaise of drifting. It's that feeling of being run by routines we never really questioned, by all these pressures from the outside world, making choices based on what we should do instead of what we genuinely want to do. Okay, so let's get specific. What does this autopilot life actually look like, and why is it so important to consciously try and steer away from it? You know, at its core, the difference is pretty simple. Drifting is reactive. It's like being carried along by the current of life. But intentionality, that's proactive. That's you picking up the paddle, choosing your own direction, and being guided by your own internal compass. And the thing is, the costs of a life spent just drifting, they're steep. It leads to confusion, where the whole journey just feels kind of meaningless. It's expensive because it wastes our most valuable resources, our time and our energy. It creates a lot of unnecessary pain, often from just a simple failure to plan ahead. And maybe worst of all, it leaves us with regret, that really heavy weight of if only. But here's the good news. If drifting is the problem, then intention is absolutely the answer. So what happens when you make that shift? Well, the benefits aren't just some abstract idea. They're truly transformative. Intentional living is really all about becoming the architect of your own life. Think about it. You're no longer just a resident in some pre-built house. No, you are the one drawing the blueprints, you're choosing the materials, and you're building a life that is authentically 100% yours. And look, these aren't just nice, feel-good ideas. They have real, tangible, proven benefits. A stronger sense of purpose is directly linked to better health, lower rates of depression, and even a longer life. It gives you a cognitive edge, it sharpens your focus, and it helps you build deeper, more meaningful relationships. So you might be asking, how do we actually start building this intentional life? It's not some abstract philosophy, right? It's a practice. And like any good practice, it helps to have a toolkit. So let's look at a really simple but effective framework. I want you to think of it as a simple 3-step loop. First, you discover your values. That's your foundation. Second, you draft your blueprint. That's your vision. And third, you take mindful action. That's how you actually build it, one brick at a time. And it's a cycle. The actions you take help you refine your values, which in turn sharpens your vision. Okay, let's start with the foundation, your values. If you don't know where to begin, try these 2 methods. First, think about people you really admire. The qualities you respect in them, those often reflect your own deepest values.
Second, reflect on a time you were truly angry or frustrated. Ask yourself, what value of mine was being ignored or violated in that moment? So anger at injustice probably points to a value of fairness. Frustration at being micromanaged, that probably points to a value of autonomy. So once you have your values, it is time to draft the blueprint. You're going to gather up those values, your passions, your unique strengths, and then try this really powerful visualization exercise. Imagine you're 90 years old and you're looking back on a life that was incredibly well lived. Write a letter to your present self, describing what you did, who you became, and what you're most proud of. That letter, that's your vision. This question right here, this is the absolute heart of taking mindful action. It's about creating what some people call a sacred pause. So before any decision, big or small, you just stop and you ask. That tiny, tiny moment, that's where the shift happens. That's when you go from autopilot reaction to intentional choice. Okay, but let's be real. This is a practice. It's not a perfect destination. And that means you are inevitably going to hit some roadblocks. So let's take a look at what they are, because honestly, just knowing them is half the battle. So, the obstacles, they generally fall into two main categories. You've got your internal blocks. Those are the fears and the limiting beliefs inside our own heads. And then you've got external blocks, all the pressures and distractions from the world around us. Internally, our biggest battles are usually with fear. The fear of ridicule, what will they think? Or the fear of uncertainty. Is this even the right choice? The best counter strategy here is to embrace a growth mindset. It's a really simple reframe. Challenges are not threats, they are opportunities to learn. And the goal stops being perfection and it just becomes simple, steady progress. And then externally, we're all facing endless digital distractions and a culture that basically glorifies being busy. The single most powerful tool you have against these things is mastering the art of saying no. Seriously. Setting boundaries protects your time, your energy, and your focus for what truly matters to you. So all of this theory, it all builds to the most important part. What can you do right now to make this real in your own life? This whole idea is captured perfectly in this quote from James Clear. We tend to think that change requires some big, defining, dramatic moment, but real transformation, that's built on a foundation of small, better decisions that you make day after day after day. The practical advice here is to start ridiculously small. I mean it. Instead of trying to overhaul your entire life overnight, just pick one tiny action, something so easy you just can't say no to it. You want to meditate? Great, start with 60 seconds. You want to write? Start with a single sentence. The goal isn't some huge performance. It's just about being unwavering and consistent. So, I'm going to leave you with this question. Forget about next year or even next week. What is one choice? One small choice you can make today to start being the architect of your life. That's it. That's your first step.